नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चुनाव आयोग की ओर से जो किया जा रहा है, ये अब केंद्र सरकार के लिए खतरा बनता जा रहा है। अभी तक इसका विपक्षी दल विरोध कर रहे थे, इसको लेकर जो आशंकाएं जता रहे थे। फिर बिहार में जनता दल यूनाइटेड की ओर से दबी जुबान में इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। ये भी देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता इसको लेकर अब आशंकित दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर इसका विरोध एनडीए के सबसे बड़े घटक दल की ओर से होना शुरू हो गया है। और ये आशंका अब जताई जा रही है, और ये चुनाव आयोग के कुछ सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं जिनका हम आपसे जिक्र कर चुके हैं। उन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर चल रही है कि बिहार की तरह पूरे देश में दूसरे राज्यों में भी एसआईआर को लागू किया जाएगा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इसके जरिए मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी ने सीधे तौर पर इस पर आपत्ति जताई है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला है, और प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि ये कतई इसको जिस तरीके से एसआईआर को एक एनसीआर बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी लोगों की नागरिकता का रजिस्टर जो बनाया जाना है वो तय किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और साथ ही इस बात पर भी विरोध जताया गया है कि जैसे बिहार में उसको ऐन चुनाव से पहले लागू कर दिया गया है, गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, तो वो दूसरी जगहों पर बिल्कुल भी वैसा न किया जाए। तो इसके बारे में तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कृष्ण देवरायलु ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि अगर इसको लागू करना है तो कम से कम 6 महीने साल भर पहले ये काम होना चाहिए, जो गहन पुनरीक्षण का काम हो रहा है एसआईआर का। और दूसरी बात यह कि ये स्पष्ट करना होगा चुनाव आयोग को, कहीं भी अगर इसको लागू कर रहा है, गहन पुनरीक्षण कर रहा है, तो उसको ये स्पष्ट करना होगा कि इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं। तो ये कहा है कि इसका केवल और केवल मकसद मतदाता सूची का एक बनाना होना चाहिए, उसको तय करना होना चाहिए, इसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट करना होगा। और दूसरी बात, उन्होंने ये पत्र में बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि अगर आंध्र प्रदेश में 2029 के विधानसभा चुनाव में इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करना है, उसके लिए 6 महीने पहले से ही 6 महीने पहले इस काम को पूरा कर लिया जाना चाहिए। उसके लिए शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया है। यानी नाम तो नहीं लिया गया है कि बिहार की तरह आप वहाँ मत करिए, लेकिन सीधे कहा गया है कि इस तरह से करना होगा। यानी अब तेलुगु देशम पार्टी ने इसके खिलाफ एक छेड़ दिया है, और ये भी दिखा दिया है कि वो भी कैसे आशंकित है इससे, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की वजह से जो चुनाव आयोग कर रहा है। और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। हालांकि 2 दिन के दौरे पर चंद्रबाबू नायडू भी आए हुए हैं। कई मंत्रियों से से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री से भी मिलेंगे, नीति आयोग के मेंबर से भी मिलेंगे, और उपाध्यक्ष से भी मिलेंगे। अक्सर आते रहते हैं, और इसमें वो अपने राज्य के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं और काफ़ी कुछ फंड लेकर जाते हैं, तो उनका ये मकसद है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर उन्होंने एक नाराज़गी दिखाई है, आशंका दिखाई है, और बिहार में एसआईआर जो हो रहा है, और एसआईआर के नाम पर किस तरीके से वहाँ गरीबों के और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की जो एक साजिश रची जा रही है, जो आरोप लग रहा है चुनाव आयोग के ऊपर एसआईआर को लेकर, उससे वो भी आशंकित है। उन साजिशों को लेकर वो पहले से ही अलर्ट होना चाहते हैं, और साफ तौर पर उन्होंने पत्र लिखकर कह दिया है कि इसको अगर लागू किया जाना है तो ये काम अगर किया जाना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि ये किस लिए किया जा रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए किया जा रहा है। कहीं ये बैकडोर से, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, ये बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश तो नहीं है, जिसको आप नहीं कर पाए लागू। तो ये तेलुगु देशम पार्टी का इस तरीके से अलर्ट होना है, और जो चुनाव आयोग को पत्र लिखना, वो दिखा रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार में एसआईआर लेकर आया हुआ है, और जिस तरह से एसआईआर हो रहा है वहाँ पर,
उसको लेकर एनडीए के घटक दल भी किस तरीके से आशंकित हैं। और एसआईआर की लगातार ये खबरें आ रही हैं कि बीएलओ कैसे फॉर्म जमा कर रहे हैं, लोगों को फॉर्म दे रहे हैं, उनसे फॉर्म वापस ले रहे हैं, आधे अधूरे फॉर्म भरे गए हैं, न तो कहीं फोटो लगी है बहुत सारी जगहों पर, ना ही उनके पूरे नाम भरे गए हैं, और कई जगहों पर कई लोगों को उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी गई है, यानी उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने फॉर्म भरा भी है या नहीं भरा है। ये सारी बातें जो मैनुअल फॉर्म भरी जा रही हैं, ऑनलाइन की बात अलग है। ऑनलाइन जो भरे जा रहे हैं तो वो तो निश्चित तौर पर सही भरे जा रहे होंगे, क्योंकि नहीं भरे जाएंगे तो ऑटो जनरेटेड सिस्टम होता है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब यहाँ ये जो और एक बात और है, 88% से ज्यादा फॉर्म इकट्ठा कर लेने का दावा किया है चुनाव आयोग ने, यानी सिर्फ अब 11% ही रह गए हैं। यानी उसने जो ये डेडलाइन तय की थी इन फॉर्म्स को, गणना प्रपत्र को भरने के लिए, वो तारीख तय की थी 25 जुलाई। उससे कई दिन पहले ही वो पूरा इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब उस काउंटर एफिडेविट जमा करे और 28 को जब सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट को बता सके इस काम को तो हमने पूरा कर लिया है। लेकिन ये काम जैसे पूरा हो रहा है, उसकी रिपोर्ट्स, खबरें लगातार अखबारों में और चैनलों में, चैनलों का मतलब कि यूट्यूब चैनलों में, मुख्य धारा के चैनल में तो मुझे अभी तक कोई खबर ऐसी दिखी नहीं, बहुत ज़्यादा मैं मुख्य धारा के चैनल देखता भी नहीं हूँ, लेकिन जो और एक अल्टरनेटिव मीडिया है वहाँ से इसकी लगातार खबरें आ रही हैं, कवरेज हो रही है। कुछ अखबार लगातार बड़े पैमाने पर एक एक चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही है। बहुत सारी खामियां निकल कर आ रही हैं। कौन सी खामियां हैं, कैसे हैं, जिनको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। हमारा जो पिछला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं कि कैसे बीएलओ दबाव में आकर जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, आधे अधूरे फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं और उसको फिर साइट पर अपलोड कर दे रहे हैं। इसमें बहुत से लोगों के नाम भी छूट जाएंगे और कई लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि बीएलओ आया और फॉर्म देकर गया और फॉर्म भराकर ले भी गया। खैर, अब यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है, इसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि तेलुगु देशम ने किस तरह से आंख दिखाई है और चुनाव आयोग को दिखाई है। अभी सरकार तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनको भी ये सारा कुछ पता है कि ये सब खेल किस वजह से हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, उन आरोपों को ये जो सहयोगी पार्टियां हैं, 16 सांसद हैं लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी के, और सबसे बड़ी जो बैसाखी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास है, वो तेलुगु देशम पार्टी ही है। दूसरी बड़ी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड बिहार में ही वो प्रभावित भी हो रही है। उसके कई नेता एक दबी जुबान से इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि उनको भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुलबुलाहट शुरू हो गई है, लेकिन खुलकर अभी वो लोग इसका उस तरह से विरोध नहीं कर रहे हैं जैसे विपक्ष कर रहा है। पर चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से, यानी तेलुगु देशम पार्टी ने जिस तरीके से इस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा और मांग की कि उनके यहाँ नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो फिर किन शर्तों पर होना चाहिए उसका पूरा मौका दिया जाना चाहिए, उससे अब जनता दल यूनाइटेड को भी शायद ये एक ताकत मिले कि उसको भी मुखर होकर सामने आना चाहिए अगर उसको लग रहा है कि इससे नुकसान होने वाला है। अच्छा, दूसरी तरफ तो ये अगर तेलुगु देशम पार्टी, केंद्र सरकार को पता है कि अगर उसकी भ्रिकुटी तन गई तो सीधे उनकी सरकार चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तुरंत चली जाएगी, क्योंकि 16 एमपी उनके हैं, उसके अलावा फिर 7 एमपी हैं एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के पास और 12 एमपी हैं जनता दल यूनाइटेड के पास। तो 16, 12, 28, 7, 35 एमपी अगर एक झटके में निकल जाते हैं तो ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 240 सांसद हैं। बाकी सारे सांसद जो उसके पास 300 के आसपास हैं, वो सब इसी जुगाड़ से है, यानी तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड उसके मुख्य आधार है। तो तेलुगु देशम पार्टी को किसी भी कीमत पर सरकार नाराज नहीं करना चाहेगी। जितना फंड लेने आते हैं फंड बड़े आराम से खुशी खुशी उनको दे दिया जाता है। हालांकि दूसरी जो बैसाखी है, 4 ही सांसद कम है जनता दल यूनाइटेड के पास, लेकिन जनता दल यूनाइटेड
के नेता नीतीश कुमार अपने राज्य के लिए उसी एनडीए सरकार से उतना फंड नहीं जुटा पाते हैं जितना कि चंद्रबाबू नायडू लेकर जाते हैं। यानी इस सरकार को समर्थन ये दोनों ही दे रहे हैं और मुख्य समर्थन देने वाले हैं, बल्कि अगर इनके वोट जोड़ दिए जाएं सांसदों के तो 12 इनके और 5 एलजेपी के हो जाते हैं। 17 लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपने राज्य के लिए ये केंद्र सरकार से कुछ बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं ले पाते हैं अपने राज्य की जनता के लिए, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी ले जाती है। पर अब की बार तेलुगु देशम पार्टी सीधे इस चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का जो एसआईआर वो कर रही है उस पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठाते हुए पत्र लिखा है तो सरकार को एक झटका ज़रूर लगा है कि कहीं ये नाराज़गी दूर तक न चली जाए, और दूर तक जाने का सीधा मतलब है मोदी सरकार के लिए खतरा। मोदी सरकार चली जाएगी अगर इनकी बैसाखियों वाली पार्टियां इनसे दूर हो जाएंगी। जनता दल यूनाइटेड की जहाँ तक बात है, वो कहा जा रहा है कि उनके सांसद या उनके नेता वो नीतीश कुमार के वश में नहीं है और नीतीश कुमार की पकड़ पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन जो भी हो, अब तक जनता दल यूनाइटेड की ओर से किसी तरह का प्रतिरोध, चाहे वो ये मुद्दा हो, वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर उनका प्रतिरोध सामने नहीं आया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के हित में प्रतिरोध लगातार जताते रहते हैं और उसकी कीमत भी, समर्थन की कीमत भी केंद्र सरकार से वसूल करते रहते हैं। इसको जो तेलुगु देशम पार्टी की ओर से ये मूव हुआ है उसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। जो मोहन भागवत ने, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात कही है कि 75 साल के बाद इस पद पर रहना, उन्होंने अपने लिए बात कही कि उनको ठीक नहीं है। वो जो दूसरी लाइन की लीडरशिप है उसको नेतृत्व प्रदान करना चाहेंगे, और ये बात फिर उनकी ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए भी है, क्योंकि उनसे 6 दिन बाद ही उनका जन्मदिन आएगा और इन दोनों ही नेताओं की उम्र 75 साल हो जाएगी। तो मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी दिखाई पड़ रही है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, और उसके बाद फिर उसका रुख अगर हम देखें तो वो दिख रहा है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से, और चिराग पासवान ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, उनके पास 5 सांसद हैं, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि विधानसभा में वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है? अगर पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो उनका अलग चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद रहा, लेकिन अभी किस मकसद से वो कह रहे हैं देखने वाली बात होगी। पर चंद्रबाबू नायडू का इस मुद्दे पर, यानी चुनाव आयोग जिस तरह से बिहार में एसआईआर करा रहा है, उस मुद्दे पर उनकी नाराज़गी ये साफ दिखाई पड़ रही है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठा लिया तो केंद्र सरकार चली जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।